हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आईएसएलएम मॉडल का गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम यानी आईएस की डेरिवेशन करी थी। आपको अच्छे से याद होगा, हमने एक बहुत ठीक ठाक डेरिवेशन करा जिसके अंदर हमने आईएस इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको रिकॉल करवा देता हूं कि हमने आईएस इक्वेशन जो ड्राइव करी थी वो कुछ इस तरीके से करी थी कि y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है एंड कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमने y इज इक्वल टू ए बार माइनस का बी आई अपॉन में 1 - सी प्लस का सी टी सॉल्व किया था, अगर आपको ये सब चीजें याद हो। और फिर अब ये देखिएगा कि इनकम में और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप था जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था कुछ इस प्रकार। ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इंटरेस्ट रेट है और ये जो है इनवर्सली रिलेटेड है। बेसिकली आईएस इक्वेशन जो कि आईएस डायग्राम है, आईएस कर्व है और ये आईएस इक्वेशन है, ये आपका रिलेशनशिप बताता है आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट में। राइट, इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट के जो इसका स्लोप है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है। राइट, क्योंकि देखो स्लोप की जब हम लोग बात करते हैं तो स्लोप ऑफ द आईएस, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो स्लोप का मतलब होता है डेल आई अपॉन में डेल वाई। क्लियर, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए बात। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल आई अपॉन में डेल वाई। डेल आई अपॉन में यानी चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस वेरिएबल। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से याद हो तो वो आया था 1 अपॉन में बी अल्फा जी विद अ माइनस साइन। 1 अपॉन में भी अल्फा जी विद माइनस साइन। ध्यान रखना, ये जो माइनस साइन है यहाँ पर ये 1 है, ये जो माइनस साइन है ये शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप। रिमेंबर दैट, ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। तो आप यहाँ पे जो स्लोप है, आप स्लोप को डायरेक्टली लिख दो, दैट इज 1 अपॉन में बी इंटू अल्फा जी। क्लियर है? अब रही बात सर व्हाट इज अल्फा जी, तो अल्फा जी की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्लस का सी टी। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि बी और अल्फा जी की वजह से इसका स्लोप चेंज होता है। बी एंड अल्फा जी की वजह से इसका स्लोप चेंज होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बी एंड अल्फा जी की वजह से इसका स्लोप चेंज होता है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट जो इसका डिस्कशन होता है वो दो तरह के स्लोप नेचर में होता है। एक होता है फ्लैटर और एक होता है स्टीपर। ठीक है, एक होता है फ्लैटर आईएस, एक होता है स्टीपर आईएस। इन दोनों ही नेचर ऑफ स्लोप की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, दो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वर्टिकल आईएस और हॉरिजॉन्टल आईएस। ठीक है, वो एक जनरल बात रहती है, उसके लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप पहले उसको खुद जज करें कि हॉरिजॉन्टल आईएस कब होता है, वर्टिकल आईएस बेसिकली कब होता है। राइट, हॉरिजॉन्टल आईएस कब होता है और वर्टिकल आईएस कब होता है। लेकिन अगर एग्जाम की इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो ये दो ही प्रकार के होते हैं, या तो ये स्टीपर होते हैं या ये फ्लैटर होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं तो हमको ये फाइनल कंक्लूजन निकल के आया है कि वो फैक्टर जिनकी वजह से आपका आईएस कर्व का स्लोप बदलता है वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है यहाँ पे बी, ये वाला बी। ठीक है, और ये बी क्या है? इस ये बी है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अब आप एक बात समझिएगा, जनरल से एक बात समझिएगा। मैं कहता हूं कि बी की वैल्यू बढ़ रही है। व्हाट डू मीन बाय इंक्रीमेंट ऑफ बी? बी का बढ़ने का मतलब क्या होता है? बी का बढ़ने का मतलब होता है कि एट अ वेरी लोअर चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट में काफी बड़े लेवल का बदलाव आएगा। भाई फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता था आई बार माइनस का बी आई। आप इसका इंपैक्ट पहले इन्वेस्टमेंट पर देखो, तो अगर बी यहाँ पे ज्यादा है तो बी अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट का हल्का सा भी चेंज इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा डालेगा। इसका मतलब ये हाईली सेंसिटिव रेट हो जाएगा। ठीक है, हाईली रिस्पॉन्सिव। ठीक है, हाईली, हाईली का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि हल्का सा भी चेंज इसको काफी बड़ा लेवल का चेंज प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब दो बातें आप समझिएगा, मान लीजिए बी ज्यादा है, तो अगर बी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब होगा जैसे बी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है, इसका मतलब अगर बी ज्यादा हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड में ज्यादा लेवल का चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट ज्यादा रेट से बढ़ेगा, आपका आउटपुट ज्यादा रेट से बढ़ेगा। आप ऐसे समझिएगा, इसमें अगर आपका बी ज्यादा होता है तो एडी का चेंज जो है वो भी इंक्रीज करेगा, जिसका मतलब आपका आउटपुट का चेंज भी ज्यादा रेट से बढ़ेगा। टेक्निकली अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो स्लोप है वो कम होगा। क्यों? अगर आउटपुट की वैल्यू ज्यादा रेट से बढ़ती है तो स्लोप कम होता है। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे बनाया इंटरेस्ट रेट, एक्स एक्सिस पे बनाया मैंने आउटपुट। अगर आउटपुट का चेंज ज्यादा होगा तो कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट का चेंज कम है। अब ऐसे समझो ना, अगर बी ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट का कम ही चेंज काफी है बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट का चेंज कम है, आउटपुट का चेंज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? स्लोप कम हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लोप कम हो रहा है। और अगर स्लोप कम हो रहा होगा तो ध्यान रखना, आपको जो आईएस कर्व होगा ये जो होगा आपको फ्लैटर बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज आईएस कर्व बिकम फ्लैटर, आईएस कर्व बिकम फ्लैटर। तो शॉर्ट में आप समझिएगा, अगर बी बढ़ता है तो आईएस फ्लैटर होगा, अगर बी बढ़ता है तो आईएस फ्लैटर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप ऑफ आईएस कर्व में सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो बी होता है, यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अगर वो ज्यादा होता है तो हमारा आईएस कर्व फ्लैटर होता है। गॉट इट? मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम अगला वाला देखते हैं इधर, दैट इज स्पेस हम लोग ले लेते हैं सेकंड पॉइंट। अच्छा अरे वो बताओ, यहाँ पे स्लोप में एक तो बी था और एक अल्फा जी है, तो अब यहाँ पे मैं अल्फा जी रख लूं, समझ में आई मेरी बात आपको? अल्फा जी की बात रख लूं। अच्छा अल्फा जी अकेला नहीं है, अल्फा जी जो है जनरली स्मॉल सी यानी एमपीसी और टी पे भी डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्मॉल सी पे भी डिपेंड कर रहा है और टी पर भी डिपेंड कर रहा है। अभी मैं इनकी जनरल बात कर लेता हूं। मैं ये कहता हूं अगर ये इंक्रीज करता है, इफ अल्फा जी इंक्रीजेस, ठीक है, इफ अल्फा जी इंक्रीजेस तो क्या होगा? अगर अल्फा जी बढ़ेगा तो हमारा देखने में ऐसा लग रहा है कि स्लोप कम होगा। ठीक है, अल्फा जी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में जो आउटपुट है उसमें ज्यादा चेंज आएगा। अब मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं। देखिए, अल्फा जी अगर इंक्रीज करता है, तो अगर अल्फा जी इंक्रीज करता है तो हमारा स्लोप बेसिकली कम होगा, रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा आईएस कर्व फ्लैटर होने लग जाएगा। यानी बी और अल्फा जी, ठीक है, बी और अल्फा जी ये अगर दोनों के दोनों बढ़ते हैं तो आईएस कर्व फ्लैटर होगा, और ये दोनों के दोनों अगर कम होते तो आईएस कर्व, हाँ जी, आईएस कर्व स्टीपर होगा। बातें समझ में आ गई? अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो आईएस कर्व फ्लैटर होगा, ये दोनों कम होते तो आईएस कर्व स्टीपर होगा। लेकिन इन दोनों में, अब आप सोचोगे सर आप इन दोनों को अलग अलग क्यों लिख रहे हो, जब दोनों का मीनिंग एक है तो एक ही साथ लिख देते एक ही पॉइंट पे। नहीं, देखिए बी वाली बात तो सीधी सीधी क्लियर कट है, क्योंकि बी अकेला गिवन होता है कि जी बी अगर ज्यादा कम, ठीक है। लेकिन जो अल्फा जी है, अल्फा जी का मतलब अल्फा जी की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, लेवल ऑफ इनकम कितनी चेंज हो रही है, वो डिपेंड करता है इसके मैग्नीट्यूड पर। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है बेटा दो वैल्यूज पर, एक होता है स्मॉल सी और एक होता है टी। क्या होता है? एक होता है स्मॉल सी और एक होता है टी। अब समझ के रखिएगा कि हम ये बोलेंगे कि लेवल ऑफ इनकम डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोएफिशिएंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर। यू नो व्हाट इज द मल्टीप्लायर हेयर? ये जो मैंने बनाया है ना अल्फा जी, इसी को हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? मल्टीप्लायर। अब दो बातें आएंगी, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, अगर ये बढ़ता है तो जनरली हमारा, आप ऐसा समझिएगा ना, अगर ये बढ़ता है, यहां से बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव वाला ज्यादा हैवी माना जाएगा। तो अगर ये बढ़ता है तो सी वैल्यू बढ़ती है तो ये कंप्लीट वैल्यू कम होगी,
ये वाली कंप्लीट वैल्यू, डिनोमिनेटर का कम होगा, न्यूमिनेटर बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा अल्फा जी इंक्रीज करेगा। अगर अल्फा जी इंक्रीज करेगा तो हमारा स्लोप कम होगा। इसका मतलब अगर एमपीसी बढ़ता है तो हमारा अल्फा जी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा स्लोप क्या होगा मेरा बच्चा, ये कम होगा। ठीक है, और जब स्लोप कम होता है तो हम इसे फ्लैटर बोलते हैं। राइट, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि कब कभी फ्लैटर होता है। राइट, अब एक चीज और समझ के रखना, अगर एमपीसी ज्यादा है तो इसका इकोनॉमिक मीनिंग क्या होता है। देखिए, एमपीसी ज्यादा होने का मतलब हो जाता है अ कंज्यूमर बेसिकली कंज्यूम हिज हर मोर इनकम प्रोपोर्शन। मान लीजिए किसी की इनकम 100 रुपए है, पहले उसका एमपीसी 50 था तो वो 50% खर्च कर रहा था, अब उसका 70 तो वो 70% खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च कर रहा है। अब एक बार बताओ, अब इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करो। अगर हम अपनी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो एंड ऑफ द डे एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं तो उससे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है, और जब चीजों की डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई से ज्यादा एक्सेस डिमांड हो रही है, और जब एक्सेस डिमांड हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम अपने कमोडिटी को ज्यादा बनाएं, और जब ज्यादा बनाते हैं तो ज्यादा लेबर डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से वेजेस बढ़ती हैं और इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल वेज रेट बढ़ जाता है, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इकोनॉमी में एंड ऑफ द डे मनी या इनकम बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी में एमपीसी को बढ़ाएंगे तब भी हमारी ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगी। अगर हम लोग अपना एमपीसी बढ़ाएंगे, यानी अगर हम लोग अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा प्रोपोर्शन अगर कंजम्पशन पे खर्च करेंगे तो वो एंड ऑफ द डे हमारी इनकम को ही इंक्रीज करवाएगा, और इनकम को इंक्रीज कराएगा मतलब इनकम में ज्यादा चेंज आएगा। ध्यान रखना, जब जब इनकम में ज्यादा चेंज आता है तब तब आईएस फ्लैटर होता है, और जब जब इनकम में कम चेंज आता है आईएस कर्व स्टीपर होता है। मैंने जितनी बातें यहाँ पे करी हैं इसका वाइस वर्सा कर देना तो वो आपका स्टीपरनेस शो करेगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमने अभी जो पढ़ा है वो हमने फ्लैटरनेस पढ़ी है। ठीक है, अच्छा एक हम यहाँ पे साथ साथ, क्योंकि मुझे स्पेस दिख रहा है, अब ये टी है, दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। अगर ये कम होगा, मैं जानबूझ के इसको कम कर रहा हूं, अगर ये कम होगा, देखिए जो ये स्मॉल टी होता है ये जनरली डिस्पोजेबल इनकम में शो होता है। आपको अगर याद हो तो हमारा अगर स्पेस दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है दैट इज वाई माइनस का टी वाई प्लस का आर। ठीक है, वाई माइनस का टी वाई प्लस का आर। अब अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो जनरली हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जिससे हमारी कंजम्पशन अफेक्ट होती है, डिस्पोजेबल इनकम। पी इज इक्वल टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई डी। बात समझ में आई? अब सोचिएगा, अगर स्मॉल टी कम होता है, टैक्स रेट कम होता है, गवर्नमेंट हमारे पे एहसान करती है, टैक्सेस को कम करती है, जो कि कभी होता नहीं है, जो कि इकोनॉमी ऐसा फेस कभी नहीं करती, जो कि हम लोगों के साथ ऐसे अच्छे दिन कभी भी नहीं आते कि हमें कम टैक्स पे करना पड़े, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है, तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करती है। और जब जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करती है तो आप देखिएगा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, और कंजम्पशन बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, और एग्रीगेट डिमांड जैसा जैसा बढ़ता है ओवरऑल ओवरऑल ग्रेजुअल लेवल पर हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ने लग जाती है। इनकम जब बढ़ने लग जाती है तो इनकम का ज्यादा चेंज आता है, और मैंने आपको बताइए जब जब इनकम में ज्यादा चेंज आता है तो क्या होता है गाइस, जब जब इनकम में ज्यादा चेंज आता है तो हमेशा हमेशा आईएस कर्व फ्लैटर होता है। तो ध्यान रखना, अगर स्मॉल टी बढ़ता है तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम, सॉरी, स्मॉल टी कम होता है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा एडी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा वाई इंक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से हमारा जनरली, अगर जैसे हमारा वाई, एक तो मैंने दूसरे फेस में बताया, अगर आप अल्फा जी के सेंस में देखें तो टी अगर कम होगा, टी अगर जनरली कम होगा तो ये वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर क्या होगी, कम होगा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, अल्फा जी की ये अल्फा जी बढ़ेगा। ठीक है, अल्फा जी अगर बढ़ेगा तो हमारा स्लोप कम होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अल्फा जी हमारा, या एक काम करते हैं, एक तो ये हो गया, और अगर टी डिक्रीज करेगा तो अल्फा जी हमारा इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा स्लोप कम होगा, और आईएस कर्व जो होगा, आईएस कर्व गेट्स फ्लैटर।
ठीक है, आईएस कर्व हमारा कैसे होने लग जाएगा, फ्लैटर होने लग जाएगा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो गाइस दीज आर दी टू फैक्टर्स जिनकी बेसिस पे हमारा आईएस कर्व का स्लोप अफेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस एग्जाम के लिए जो गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आईएसएलएम देते हैं। आईएसएलएम जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बस आप लोगों को यही कन्विंस करना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सब लोग पढ़ते जरूर हैं लेकिन समझता कोई नहीं है। ठीक है, मुझे काफी साल लगे इकोनॉमिक्स को पे रिसर्च करते हुए, इकोनॉमिक्स पे काम करते हुए, काफी लोगों को पढ़ाया। ठीक है, एंड फाइनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब भी कोई नया स्टूडेंट हमारे पास आता था और अभी भी आता है, तो उसका इकोनॉमिक्स का बेसिक्स बहुत वीक होता है। तो हम लोग पढ़ाते हैं हाई लेवल की इकोनॉमिक्स, जहां पे हमें ये फील होने लग जाता है कि जब बच्चे का बेसिक्स ही वीक है तो हम हाई लेवल मतलब सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, वहां पे अगर हम कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं सामने वाले एस्पिरेंट का बेसिक्स ही वीक है। उन्हें नहीं पता कि आईएस इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अभी मैं थोड़े से यहाँ पे सिंबल बदल दूं आप भी घबरा जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। तो वहां पे हमने देखा कि स्टूडेंट्स का बेसिक बहुत वीक है, तो हमने फिर ये सोचा कि अब हम आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि कोई भी सपना देखने से पहले उस सपने की तैयारी शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा कि आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज करना है या आपको कोई भी आरबी ग्रेड भी इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम करना है। ये जितने भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ और करवाऊंगा आपको, वो सारे के सारे आपके इकोनॉमिक्स के सारे एग्जाम्स में आएंगे। वही मेजर टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, और हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ते रहना है आप लोगों को। आपको हमारी साइड से कोई भी सपोर्ट चाहिए, वी ऑलवेज अवेलेबल। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें कि सर ये चीज प्लीज समझा दीजिए, हम आपको डेफिनेटली समझाएंगे। ठीक, कोई भी क्वेरी आप हमें क्वेरी बताइए। और फिर हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, अच्छा पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ क्वेरी जरूर पूछते हो और हमें अच्छा लगता है रिप्लाई करने में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अच्छा, अब आगे मैं जो बात डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज एक छोटा सा पॉइंट है, शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व। ठीक है, तो ये तो बेसिक आपने चीज देख ली है इधर। अब शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व की बात कर लेते हैं। डस्टर कहाँ है, डस्टर यहाँ है। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गया। अब शिफ्टिंग ऑफ आईएस इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं नोट करा होगा तो प्लीज वीडियो के बैक जाइए और आप जो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात आएगी शिफ्टिंग ऑफ आईएस। आईएस कर की शिफ्टिंग कैसे होती है। देखिए, आईएस कर में दो बातें होती हैं, एक शिफ्टिंग एक मूवमेंट। ठीक है, एक शिफ्टिंग और एक मूवमेंट। तो अगर हम बात करें शिफ्टिंग की, तो शिफ्टिंग इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ शिफ्टिंग इज पॉसिबल, शिफ्टिंग इन आईएस कर्व। देखो गाइस, शिफ्टिंग, देखो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि सर एक आउटपुट होता है और एक इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, शिफ्टिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों। देखिए, एंड ऑफ द डे हमें हमें शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो शिफ्टिंग इज ओनली ड्यू टू द पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी की वजह से होगा। और हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पॉलिसीज होती है उनका इंपैक्ट ये होता है कि हमें आउटपुट चेंज करना होता है। तो अभी के लिए मान लिएगा इंटरेस्ट रेट और आउटपुट आउटपुट में से दोनों में से कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा। ठीक है, किसी एक वेरिएबल में बदलाव नहीं आएगा। हम अजम्पशन ले लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। अब एक तो आप बना लो एक जनरल आईएस कर्व। ठीक है, एक आप बना लो जनरल आईएस कर्व, जनरल एक आईएस कर्व, और उस पे एक दिस इज y1, दिस इज i1। ठीक है, अब ये बात समझिएगा, इकोनॉमी के अंदर कुछ भी हो जाएगा, जैसे कि हमारी y इज इक्वल टू a बार माइनस का बी आई इंटू एल्फा जी, वेयर वेयर एल्फा जी इज इक्वल टू 1 में 1 - c प्लस का सी टी। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा जी, दिस टर्म इज नोन एज अल्फा जी। ये अल्फा जी टर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लायर के अंदर टी लगा हुआ है। इन इन केस अगर मल्टीप्लायर विदाउट टैक्स हुआ, टैक्स नहीं होगा, तो ये आपका ओनली अल्फा बनेगा। ठीक है, अल्फा जी नहीं बनेगा। मैं आपको समझा देता हूँ, दो बातें हो जाती हैं।
ये अल्फा ही होगा कब, जब 1/1 - c होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ टैक्स कौन लगाता है, बेसिकली टैक्स का इम्पोजिशन कौन करता है, गवर्नमेंट तो करती है। तो अगर आपने टैक्स के इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो तो जो मल्टीप्लायर है उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और आपने मान लो यहाँ से टैक्स हटा दिया, इसका मतलब मल्टीप्लायर में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम इज सेम एज योर जनरल इनकम। तो अब गवर्नमेंट ने अब खुद सेल्फ डिपेंडेंट चीज को लेकर, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। फिलहाल के लिए हम लोग अल्फा जी को अल्फा जी मानते हैं, अल्फा जी को ऐसी मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, चलिए अब मैं ये कहता हूं कि हमारी आउटपुट में चेंज आया है, बट नॉट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, राइट। अब समझिएगा, दैट इज अल्फा जी एज इट इज है, चेंज ऑफ ए बार माइनस का बी चेंज ऑफ आई। और मैंने क्या बोला है, देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव है ना, बदलाव, चेंज होना, वैल्यू बदलना। लेकिन इंटरेस्ट रेट मैंने क्या लिया है, क्या असम्पशन ली है, कांस्टेंट। तो वो जब भी हम लोग इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट मानते हैं तो यानी उसका जो चेंज होता है वो जीरो होता है। क्या होता है उसका चेंज, जीरो। जब भी हम लोग इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट मानते हैं तो उसका जो चेंज होता है वो जीरो होता है। क्या होता है चेंज, उसका जीरो होता है। तो यहाँ पे जो डेल वाई है दैट इज अल्फा जी इंटू चेंज ऑफ ए बार, यही बनेगा बस। यानी यानी इंटरेस्ट रेट सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो चेंज हुआ है। और आउटपुट चेंज हुआ है हमारा, यहां से आउटपुट यहां पर आ गया, तो अब यहां से ड्रॉ कर दो जैसा ये था। तो दिस इज IS2, ये IS1। तो ये जो गैप है दिस इज बेसिकली नोन एज चेंज इन आउटपुट विच इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू चेंज इन ए बार। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, सर व्हाट अबाउट ए बार, व्हाट अबाउट चेंज इन ए बार। तो चेंज इन ए बार, पहले आप ए बार समझ लो कि ए बार क्या होता है। ए बार होता है सी बार आई बार, अगर आर बार भी था तो जनरली प्लस का सी आर बार, और भी चीजें आप ला सकते हो इसके अंदर अगर इतनी बात है तब भी। ठीक है, तो वट एवर द टर्म्स ए बार, अगर आप चेंज ऑफ ए बार करते हो तो ये किसी का भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और सी ऑफ चेंज ऑफ आर बार, ये किसी का भी बदलाव हो सकता है, किसी की भी वजह से ये हो सकता है। लेकिन किसकी भी वजह से हो, हमारा आउटपुट का जो चेंज आएगा वो आएगा अल्फा जी इंटू ए बार। मान लीजिए ए बार में 10 यूनिट चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा और अल्फा जी की जो वैल्यू है, लेट्स सपोज जो भी वैल्यू आएगी वो इधर आ जाएगी और आपका आउटपुट यहाँ से चेंज होगा। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, IS हो गया, फिर LM भी हो जाए, मतलब ISLM टॉपिक पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और वो मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ आए हुए हैं। मेनली हम जनरल न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जो हर जगह के लिए एप्लीकेबल होंगे। मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो गाइस अब हमारा टेक्निकली गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पूरा होता है, अब होता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंप्लीट। ठीक है, क्या होता है हमारा यहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो LM मार्केट पर होगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस करा है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मेरी टीम बेसिकली इनके नोट्स पे काम कर रही है, मैं खुद भी काम इस पे कर रहा हूँ। तो जब नोट्स बन जाएंगे थ्योरी वाइज थ्योरी, तो हम आपको बता देंगे कि जी नोट्स बन गए हैं। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आ जाएगी। तब तक गाइस पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और जो भी आपने ड्रीम देखा उस ड्रीम की तरफ शुरू हो जाइए। और हम चाहते हैं कि अगर आपकी प्रिपरेशन में और आपकी कामयाबी में हमारा कुछ भी सहयोग होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में LM इक्वेशन के साथ, LM थ्योरी के साथ, LM मतलब लिक्विड मनी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिए अपना। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।